गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का लेसन 4 विचारक, विश्वास और इमारतें लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक इसका भाग 1 करेंगे। इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आएगा वो है स्तूप। बेटा, स्तूप किसे कहते हैं? स्तूप मिट्टी का एक अर्ध गोलाकार सेमी सर्कुलर टीला होता है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध के अवशेष यानी उनकी अस्थियां और उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को मिट्टी में गाड़ दिया जाता है और उसके ऊपर एक अर्ध गोलाकार सेमी सर्कुलर टीला बना दिया जाता है। उसे स्तूप कहा जाता है। इसे जो है बहुत ही बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान माना जाता है। तो नेक्स्ट, बौद्ध धर्म से जुड़े स्थान। बेटे, सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे, उनकी अस्थियां, उनके द्वारा उपयोग किए गए सामान को बहुत सारे अनेक स्थानों में बांट दिया और उन्हें मिट्टी में गाड़कर वहाँ पर स्तूप बना दिए और वे सभी जो है बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान माने गए। उनमें जो प्रमुख थे, सबसे पहला स्थान जो प्रमुख था जहाँ पर स्तूप बना वो था लुम्बिनी। लुम्बिनी जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। उसके बाद जो है वो है बोध गया जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद सारनाथ में स्तूप बना जहाँ महात्मा बुद्ध ने जो है पहला अपना प्रवचन दिया, पहला उपदेश दिया। उसके बाद कुशीनगर में स्तूप बना जहाँ पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई यानी उनकी मृत्यु हुई। बच्चे, किसी बड़े महापुरुष की मृत्यु को जो है निर्वाण प्राप्ति या महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इन 4 स्थानों के अलावा भरहूत, सांची, अमरावती, नागार्जुनकोंडा आदि अनेक स्थानों में स्तूप बनाए गए और वे जो हैं बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान बन गए। उसके बाद हम करेंगे त्रिपिटक। त्रिपिटक किसे कहते हैं बच्चे? त्रिपिटक जो है का अर्थ है 3 टोकरियाँ, यानी जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे, उन महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म के नियम जिनमें संकलित हैं, उन्हें जो है 3 टोकरियों में 3 जगहों पर संकलित किया गया है जिन्हें 3 टोकरियाँ या त्रिपिटक कहा जाता है। उसमें 3 टोकरियों में त्रिपिटक में सबसे पहले हम करेंगे विनय पिटक। विनय पिटक, विनय पिटक में जो बौद्ध धर्म के जो भिक्षु भिक्षुणियाँ थे, जो बौद्ध मठ थे, जो बौद्ध संघ थे, उनमें जो भिक्षु भिक्षुणियाँ रहते थे उनके लिए अनेक नियम बनाए गए थे। उन नियमों का संग्रह जो है वो विनय पिटक में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है बच्चों? सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किया गया है, उनके उपदेशों का वर्णन किया गया है। जो तीसरा है पिटक टोकरी जो है वो है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में दर्शन से संबंधित बातें जो है उसमें कही गई हैं, उसमें संकलित हैं, जैसे कि आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म के सिद्धांत जैसे रहस्यमयी बातों का संकलन उसमें किया गया है। तो इस प्रकार हमने किया त्रिपिटक। त्रिपिटक की जो है 3 टोकरियाँ जो थी वो थी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो बेटा, नेक्स्ट हम करेंगे कि इन स्तूपों का निर्माण क्यों किया जाता था। स्तूपों का निर्माण बेटा सुत्त पिटक का, जो सुत्त पिटक मैंने आपको बताया कि 3 टोकरियों में से एक टोकरी थी सुत्त पिटक और उसमें जो है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। तो सुत्त पिटक का ही एक छोटा सा किस्सा है कि जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण से पहले जो उनका एक परम शिष्य था, आनंद था उसका नाम, आनंद ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि आपके महापरिनिर्वाण के पश्चात हम आपके अवशेषों का क्या करें। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे अवशेषों को एक मिट्टी के नीचे दबाकर
उनके ऊपर अर्धगोलाकार टीला बनाकर उसका स्तूप बना दिया जाए। और जो व्यक्ति उस स्तूप में आकर वहाँ माला चढ़ाएगा, वहाँ पर अपना सिर झुकाएगा, सिर नवाएगा और हृदय में अपनी शांति लाएगा, उस व्यक्ति को जीवन भर सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शिष्यों ने जो है अनेक स्थानों पर उनके, जैसे कि सम्राट अशोक ने भी किया, उनके अस्थियों को, उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को जो है अनेक स्थानों पर जाकर जो है वो लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, नागार्जुनकोंडा और अनेक स्थानों, भरहूत आदि अनेक स्थानों में मिट्टी में गाड़कर उनके ऊपर अर्धगोलाकार टीला बनाकर जो है वहाँ पर स्तूप बना दिए गए। और ये स्तूप जो है बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण पवित्र स्थल थे। उसके बाद जो नेक्स्ट हम करेंगे जो है स्तूप का निर्माण कैसे होता था। बेटे कैसे होता था में दो बातें हमारे दिमाग में आती हैं। एक तो जो है वो है दान द्वारा, स्तूप का निर्माण दान द्वारा होता था। जो अमीर व्यक्ति, राजा होते थे, शिल्पकार, व्यापारी, भिक्षु भिक्षुणियाँ, ये जो है दान देकर जो है आर्थिक अपना योगदान उसमें देते थे स्तूपों के निर्माण के लिए। तो उनमें इनका जो जिक्र जो है हमें मिलता है दानात्मक अभिलेखों में। दानात्मक अभिलेख क्या होते हैं बेटा? वे अभिलेख जिनमें कि जो है दान दिए गए व्यक्ति का विवरण होता है, उस दान दिए गए व्यक्ति का नाम, उसके रिश्तेदारों के नाम, उसका व्यवसाय, पेशा उसका, और वो किस शहर का, गांव का रहने वाला है, वो सारा दानात्मक अभिलेख में जिक्र होता था। तो दान किन किन द्वारा, लोगों द्वारा दिए गए? राजाओं द्वारा। बेटे सातवाहन शासकों ने भी बहुत स्तूप बनाने में, निर्माण में बहुत योगदान दिया। सातवाहन राजा कौन थे? जिन्होंने दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक दक्कन के राज्यों में शासन किया। वे सातवाहन राजा थे। उन्होंने जो है दान दिए स्तूप निर्माण में, और इसका जो है वो दानात्मक अभिलेखों में इसका जिक्र दिखता है। उसके बाद शिल्पकारों ने, जो शिल्पकार हाथ से काम करने वाले, जो सुनार, लोहार आदि जो है जितने भी शिल्पकार थे हाथ से काम करने वाले, उन्होंने भी जो है स्तूप निर्माण में जो है अपना आर्थिक योगदान दिया, उसके दान दिया। उसके अलावा व्यापारियों ने जो व्यापारियों की श्रेणियों ने, जो गिल्ड्स होती थी, व्यापारियों की श्रेणियां किसे कहते हैं? व्यापारियों की यूनियन, उनके जो संघ होते थे, उन्होंने भी स्तूपों के निर्माण में अपना योगदान दिया। उसके अलावा बौद्ध मठों में रहने वाले जो भिक्षु भिक्षुणियाँ थे, उन्होंने भी स्तूप के निर्माण में अपना योगदान दिया। तो इन सब का जिक्र कि किस किस ने योगदान दिया है, ये हमें दानात्मक अभिलेखों में इसके बारे में पता चलता है। दानात्मक अभिलेखों से हमें इसकी जानकारी मिली कि किन किन लोगों ने स्तूपों के निर्माण में योगदान दिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्तूपों का निर्माण कैसे होता था, इसमें हम करेंगे स्तूप की संरचना। स्तूप की संरचना बेटे सबको मालूम है कि स्तूप जो है एक मिट्टी का अर्धगोलाकार सेमी सर्कुलर जो है वो एक टीला था, और इसे अंड कहा जाता था। उस अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी, वो एक, उसके सामने जो है एक छज्जा होता था जो देवताओं का घर जिसे कहा जाता था। उसके बाद जो है नेक्स्ट है वेदिका। वेदिका जो थी उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री थी उसे वेदिका कहा जाता था, जो है स्तूप को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। उसके बाद जो है उसमें स्तूप में तोरण द्वार, 4 दिशाओं में तोरण द्वार होते थे, और ये तोरण द्वार जो है बहुत सुंदर अलंकृत किए जाते थे, और इनमें बहुत सुंदर सुंदर चित्र जो है उत्कीर्ण किए जाते थे। उसके बाद ये 4 तोरण द्वार जो हैं ये प्रवेश द्वार थे। उसके बाद जो है एक और उसमें से आती थी वेदिका। उसके बाद जो है जो छज्जा था हर्मिका, उसके ऊपर एक मस्तूल निकलता था, यष्टि होती थी मस्तूल, और उसके ऊपर एक छतरी होती थी।
उसके बाद हमने वेदिका कर लिया, तोरण द्वार कर लिया, उसके बाद लास्ट में एक प्रदक्षिणा पथ होता था, उसके चारों ओर परिक्रमा पथ होता था। तो जो भी उपासक आता था, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं उसके चारों तरफ जो है परिक्रमा करते हैं, वैसे ही उपासक जाकर जो है वो उसके स्तूप के चारों ओर जो है प्रदक्षिणा करता था, परिक्रमा करते थे। उसके बाद हम करते हैं स्तूप और चैत्य। स्तूप तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि स्तूप जो है वो एक अर्ध गोलाकार मिट्टी का टीला होता था, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध के अवशेषों को, उनकी अस्थियों को, उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को नीचे ज़मीन में गाड़ दिया जाता था और उसके ऊपर एक अर्ध गोलाकार टीला बना दिया जाता था, उसे स्तूप कहते थे। और जो चैत्य क्या थे? चैत्य भी एक स्तूप का ही हिस्सा थे। उसके अंदर जो है स्तूप के अंदर जो प्रार्थना सभा या हॉल होती थी, ये अंतिम संस्कार से जुड़े हुए होते थे, इन्हें चैत्य कहा जाता था। तो स्तूप और चैत्य में बहुत माइन्यूट सा अंतर है। उसके बाद हम करेंगे बेटा कि सांची का स्तूप। अभी हमने स्तूप के बारे में पढ़ा, अब हम करेंगे सांची का स्तूप। बेटा सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 20 मील दूर एक कनखेड़ा नामक शहर में स्थित है। दूर से ही यह एक पहाड़ी पर एक मुकुट की भांति दिखाई देता है और बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण जो है केंद्र है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आगे क्वेश्चन आएगा कि सांची का स्तूप तो बच गया लेकिन अमरावती का नहीं बच सका, क्यों? इसके क्या कारण थे? तो इसको हम एक एक करके लेंगे। तो पहले तो हम क्या लेंगे कि सांची का अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया। अमरावती का स्तूप बेटा, इसकी जो खोज है वो 1796 में की गई। एक स्थानीय राजा ने क्या किया, जब वो अमरावती आया तो उसने उसके जो अमरावती के अवशेष थे, वो जो उत्कीर्ण पत्थर थे, मूर्तियां थी, उन्हें उठाकर वो अपने जो है राज्य में ले गया और वहाँ उसने बाग बगीचों की उसके अपने महल की शोभा बढ़ा दी। उसके बाद 1854 में गुंटूर के कमिश्नर, गुंटूर जो आंध्र प्रदेश में है, उसके कमिश्नर जो है वे अमरावती आए और उन्होंने क्या किया, वहाँ से जो है वो भी वहाँ के मूर्तियाँ और पत्थर उठाकर जो है वो मद्रास ले गए अपने बाग बगीचों की शोभा बढ़ाने के लिए। उसके बाद 1850 के दशक में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है वो ले गए यहाँ से पत्थर उठाकर। कुछ पत्थर, कीमती पत्थर में है तो इतने सुंदर सुंदर पत्थर जो है वे लंदन भी पहुँच गए। वहाँ अंग्रेज़ों ने अपने बाग बगीचों की उनसे शोभा बढ़ाई। जो भी नया अधिकारी यहाँ आता था, हर कोई नया अधिकारी ये कहकर यहाँ से पत्थर और मूर्तियाँ उठाकर ले जाता कि जो है इससे हमसे पिछले जो अधिकारी यहाँ आया उन्होंने भी तो ऐसा ही किया था। इस प्रकार ये जो अमरावती का स्तूप है वो धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। उसके बाद जो एक पुरातत्ववेत्ता थे H.H. कॉल, उन्होंने बहुत समझाने की, सभी अधिकारियों को ये समझाने का प्रयास किया कि किसी भी पुरातत्व जो भी वस्तु है उसका जो महत्व है, इमारत है, उसका महत्व उसी के जो मूल स्थान पर, जहाँ पर उसकी खोज होती है उसी स्थान पर होता है। उसके अवशेषों को दूसरे स्थान पर ले जाने से उसका महत्व नष्ट हो जाता है, लेकिन उनकी यह बात किसी ने नहीं मानी। उसके पश्चात जो कॉलिन मैकेंजी आए, कॉलिन मैकेंजी ने भी जो है उनके मूर्तियों का, वहाँ के पत्थरों का, मूर्तियों का जो चित्रांकन किया और एक रिपोर्ट भी लिखी, लेकिन उनकी वह रिपोर्ट नहीं छपी। तो आज जो है ये अमरावती का स्तूप मात्र एक खंडर या एक टीले के रूप में रह गया है। इस प्रकार यह नष्ट हो गया, लेकिन सांची का स्तूप बच गया। इसके कई कारण थे। तो इसकी खोज जो है वो अमरावती के स्तूप के बाद में की गई। तब तक लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि जो है किसी भी पुरातात्विक वस्तु को जो है उसके खोज के स्थान पर ही रखना चाहिए। उसका जो है दूसरे स्थान पर ले जाने से उसका महत्व खत्म हो जाता है। तो सन 1818 में जब सांची के स्तूप की जो है खोज हुई तो ये शुक्र है कि किसी रेल निर्माता या किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र उस पर नहीं पड़ी, नहीं तो वे भी उसके जो अवशेषों को, पत्थरों को ले जाकर जो है वहाँ पे कोई बिल्डिंग बना देते, कोई इमारत बना देते या रेल की पटरियाँ वहाँ बिछवा देते। उसके बाद बेटे भोपाल की दो बेगमें, शाहजहाँ बेगम और उसकी उत्तराधिकारी
सुल्तान जहाँ बेगम, इनका जो है सांची के स्तूप के संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बेटा सांची का जो पूर्वी तोरण द्वार था वो गिरा हुआ था और वो बहुत ही सुंदर था। अंग्रेज अधिकारी और फ्रांसीसी उस तोरण द्वार को अपने देश ले जाकर जो है संग्रहालय में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन भोपाल की इन दोनों बेगमों, जो शाहजहाँ बेगम और उसकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम ने जो है इस पूर्वी तोरण द्वार की प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिकृति देकर, उसका मॉडल देकर उन्हें जो है वो संतुष्ट कर दिया। इस प्रकार जो है इसका जो तोरण द्वार जो है यहीं रह गया, पूर्वी तोरण द्वार यहीं रह गया और मूल कृति जो थी सांची के स्तूप की यहीं रह गई। इसके अलावा इन बेगमों ने जो है अनुदान दिया, इसके सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए, इसकी मरम्मत के लिए अनुदान दिया। सांची में एक अतिथिशाला, गेस्ट हाउस और संग्रहालय भी बनवाया। इसी अतिथिशाला में, गेस्ट हाउस में रहकर जॉन मार्शल ने सांची पर अनेक ग्रंथ लिखे। इन ग्रंथों के अनेक खंडों के प्रकाशन के लिए, पब्लिश कराने के लिए इन दोनों बेगमों ने जो है धन का अनुदान दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भोपाल की बेगमों ने सांची के स्तूप के संरक्षण में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बेटा यही कारण है कि अमरावती का स्तूप तो नष्ट हो गया और जो है सांची का स्तूप बच गया। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि सांची की मूर्ति कला को समझने के लिए बहुत साहित्य का ज्ञान होना या जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। बेटा जातक कथाएं, इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है जातक कथाएं क्या होती हैं। महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं उन्हें जातक कथाएं कहते हैं। जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई। तो बेटा जब हम सांची जाएं, वहाँ की मूर्ति कला को देखें, उससे पहले हमें बहुत साहित्य का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए हम जैसे ही सांची जाते हैं तो सांची के स्तूप के एक तोरण द्वार पर एक फूस की झोपड़ी और एक गांव का दृश्य बना हुआ है। तो बेटा अगर हम बिना बहुत साहित्य को पढ़े हुए जाएं तो हम कहेंगे कि नहीं भाई वहाँ तो एक जो है फूस की झोपड़ी थी, गांव का सीन था और कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ एक्चुअल में क्या है कि वेशांतर जातक कथा से कहानी ली गई है एक दानी राजकुमार की, जो अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दान करके अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो है वो इस गांव में या जंगल में रहने के लिए चले गया था। तो यह दृश्य जो है उसी वेशांतर जातक कथा से लिया गया है। उसके बाद जो है सांची में जो है प्रतीकों द्वारा, महात्मा बुद्ध को प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया है। जैसे कि वृक्ष जो है महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। जो वहाँ पर एक रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, वो महात्मा बुद्ध की ध्यान की दशा को दर्शाता है। वहाँ पर महात्मा बुद्ध को मनुष्य रूप में नहीं बल्कि प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया है। उसके बाद जो स्तूप है वो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु का प्रतीक है। उसके बाद वहाँ चक्र बना हुआ है, वह चक्र जो है वो सारनाथ में जो उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था, उपदेश दिया था, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, इसका प्रतीक है। उसके अलावा वहाँ पर हाथी हैं। हाथी जो है वो ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। अनेक जानवर हैं, बंदर हैं, हाथी, घोड़े, गाय, बैल आदि के चित्र हैं और हर जानवर जो है वो एक मनुष्य के किसी गुण का प्रतीक है। उसके अलावा तोरण द्वार पर झूलती हुई स्त्री का जो है उत्कीर्ण की हुई है वो शाल भंजिका की मूर्ति है। ये शाल भंजिका की मूर्ति जो है बहुत ही शुभ मानी जाती है और इसके छूने से ये माना, इतिहासकारों का कहना है कि इसके छूने से जो है वृक्षों पर वृक्ष जो है वो फल और फूल से लद जाते हैं और जो सर्प हैं उन्हें मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक माना गया है। एक और जो है वहाँ पर बेटा एक चित्र और उत्कीर्ण किया गया है कि कमल दल और हाथियों के बीच में एक स्त्री है जिसके ऊपर हाथी जो है वो पानी छिड़क रहे हैं, उसका अभिनंदन कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो स्त्री जो है महात्मा बुद्ध की माँ माया है और कुछ उसे जो है वो गजलक्ष्मी यानी सौभाग्य की देवी मानते हैं। तो बेटा
जेम्स फर्गूसन, जब एक अंग्रेज अधिकारी वहाँ आया, उसने जो है सांची को क्या कहा, सर्प और वृक्ष का केंद्र, क्योंकि तब तक जो है बौद्ध ग्रंथों का संस्कृत अनुवाद नहीं हो रखा था और उसे इस सब की जानकारी नहीं थी, तो उसे लगा कि केवल यहाँ तो सांप हैं, जानवर हैं और या वृक्ष हैं। तो बेटा अब आपने किस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि सांची की मूर्ति कला को समझने के लिए पहले हमें बौद्ध साहित्य का विस्तार से जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो है अब हम करेंगे बेटा असाइनमेंट में आशा है आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो आप असाइनमेंट भी बहुत आराम से कर लेंगे कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का क्या योगदान था। तो उसमें जो है आपने ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं कि भोपाल की बेगमों ने जो है सांची के स्तूप के लिए जो है अनुदान दिया, उसकी मरम्मत रख रखाव के लिए अतिथिशाला बनवाई, संग्रहालय बनवाया, उसका जो है पूर्वी तोरण द्वार की प्रतिकृति देकर अंग्रेज़ों को और फ्रांसीसियों को संतुष्ट कर दिया और इस प्रकार उन्होंने सांची के स्तूप को बचा लिया। उसके बाद जो है स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते हैं ये भी आपने करना है कि क्यों बनाए जाते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को कहा था कि जो भी व्यक्ति स्तूप में जाकर माला चढ़ाएगा और जो है सिर नवाएगा और हृदय से शांति से वहाँ पर बैठेगा तो उसे जो है ज़िंदगी भर सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होगी। और कैसे बनाएगा में आपने ये दोनों पॉइंट्स लिखने हैं कि दान द्वारा भी, दानात्मक अभिलेखों का भी विवरण लिखना है और उसके बाद उसकी पूरी संरचना, दोनों पॉइंट्स आपने लिखने हैं। उसके अलावा बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए बौद्ध साहित्य का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ये अभी मैंने लास्ट में आपको जो है ये 8 पॉइंट्स बताए हैं, ये जो है 8 पॉइंट्स आपने क्वेश्चन में लिखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स के अंतर्गत ही आता है। और लास्ट क्वेश्चन एक और आप करेंगे कि सांची का स्तूप तो बच गया लेकिन अमरावती का क्यों नहीं, और इसके कारण बताइए। तो ये भी आपने जो है बहुत अच्छे से मैंने अभी आपको पॉइंट्स में दिखाए हैं, तो कम से कम 4 पॉइंट्स जो है सांची के और 4 अमरावती के आपने लिखने हैं कि अमरावती का क्यों नष्ट हो गया और सांची का क्यों बच गया। तो ये 4 क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट के हैं बेटा, ये करेंगे। और प्रोजेक्ट, जो बच्चे इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं आज के इन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे। आशा है आप सभी को आज के जो इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स थे जो है विचारक, विश्वास और इमारतें, ये चैप्टर जो 4 है इसका आज हमने भाग 1 किया, वो सबको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।